तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार दरोगा मेंस स्पेशल क्लास। 29 नवंबर 2020 को एसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैथ्स के टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस 15 सवाल में अरिथमेटिक के 8 सवाल थे, नंबर सिस्टम प्लस एडवांस मिलकर के 7 क्वेश्चंस थे। तो आज हम लोग इसी 8 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास कि आखिर अरिथमेटिक के वो 8 सवाल क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये रखा गया था कि कोई ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन से रखे गए थे। तो आप जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबाई वाली चीज़ को पार करे, जैसे सुरंग को पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करना, पुल को पार करना, या किसी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को ही पार कर रही है, यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट को पार करना जिसमें लेंथ हो, तो उतने ही समय में ट्रेन 2 लेंथ को पार करती है। अपनी लंबाई प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई को उसे पार करना होगा। अपनी लंबाई प्लस जिसे पार कर रही है उसकी लंबाई। तब आप सोचिए कि 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 30 सेकेंड का टाइम लिया है, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लें। 6 से 20, 6 से 3, 100/3 मीटर पर सेकेंड होगा इसका स्पीड। आई थिंक कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल। तो 100/3 मीटर पर सेकेंड होगा। 30 सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा वही आपका लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। तो कहेंगे 100/3 मीटर पर सेकेंड इंटू 30 सेकेंड। ये सेकेंड कट जाएगा तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 1000 मीटर, यानी कि 30 सेकेंड में ट्रेन को 1000 मीटर जाना होगा, तभी वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो 1000 मीटर अगर जाना होगा तो ये दोनों लेंथ होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा कितना, 1000 माइनस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो आपका दिया गया है कितना, 800 मीटर। तो आप कहेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा वो 200 मीटर होगा। एकदम काफ़ी सरल सवाल थे। आई थिंक कि सब लोग इसको बनाए होंगे। और कोई लोग अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर नहीं बना पा रहा है तो इसके पीछे कारण है कि उनके मैथ्स अच्छे नहीं है। तो बेहतर होगा कि आपके पास जो कोई भी किताब है, जिन किसी भी सर का असाइनमेंट है आपके पास, उसको कंप्लीट आप बना जाइए। पूरे मैथ्स के सिलेबस को आप बनाइए, तभी जाकर के मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे आप। दूसरा सवाल रखा गया था आपसे कि x का 1/4 6 से 5 अधिक है, तो x का मान क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो x का 1/4 अगर 6 से 5 अधिक है, मतलब 6 में 5 अगर जोड़ देंगे तो x का 1/4 मिलेगा। तो x/4 का मान 11, x का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 44। समझ गए होंगे कि x का वैल्यू क्या है। कहता है कि x का 1/4 6 से 5 अधिक है।
तो 6 से 5 अधिक है, मतलब कि x का 1/4 11 है। समझ गए होंगे, एकदम सरल क्वेश्चंस पूछे गए थे, एकदम आसान सवाल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या था। क्वेश्चन रेंडमली पूछे जाते हैं, कभी आसान, कभी भारी, कभी मुश्किल, इस तरह के सवाल रखे जाते हैं। बेहतर होगा कि आप पूरे सिलेबस को पढ़िए। तीसरा सवाल था कि किसी शर्ट को 1353 रुपए के बजाय यदि 1425 रुपए में बेचा जाए तो 8% अधिक की प्राप्ति होती है, तो शर्ट का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए 8% अधिक की प्राप्ति होती है कब, जब 1353 के बजाय कितना में बेचते हैं, 1425 में बेचते हैं। मीन्स कि 8% का जो मान होगा वह 1425 माइनस 1353 होगा। तो 8% का मान हो जाएगा कितना, माइनस कर लेंगे 47 25 72। समझ रहे होंगे। अब आप देखिए शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा। चूंकि लाभ और हानि की गणना वस्तु के क्रय मूल्य से की जाती है, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस सीपी के ऊपर ऑलवेज डिपेंड करता है, इसलिए क्रय मूल्य 100% लेके हम लोग चलते हैं। 8% का मान 72, तो 100% का मान 72/8 गुना 100, यानी क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 900 रुपया। अब देखिए इसी सवाल में चेंज किया जा सकता था। तो शर्ट का 10% लाभ पर क्या मूल्य होगा। मतलब कहने का है कि अगर शर्ट को 10% लाभ पर बेचा जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो आप यहां 100% ना निकाल के डायरेक्ट 110% निकालते। ऐसा नहीं कि क्रय मूल्य निकाल के फिर 10% निकाल के जोड़ते, फिर टाइम आपका चला जाता उसमें। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करिए, आपको एकदम मैथ आसान लगने लगेगा। इसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। बस है क्या कि कोई टीचर आपको समझ के समझा दे कि आपके समझदारी का क्या लेवल है, वहां से अगर आपको समझाया जाए तो आसानी से आप मैथ्स को समझ सकते हैं। चौथे सवाल क्या रखे गए थे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनके लॉसो, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको एलसीएम बोलते हैं आप, यदि उनके लॉसो 240 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए एकदम आसान सा सवाल है कि n1 और n2 दो नंबर है जिसके बीच के रिलेशन है 3:4, तो नंबर क्या होंगे, तो k डाल के आप इसको कांस्टेंट कर लेते हैं कि एक नंबर 3 के है और दूसरा नंबर 4 के है, जहां k इसका क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो अब आप सोचिए एक चीज को कि एलसीएम 240 है, तो इस दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो जो कॉमन है वो भी, मतलब k कॉमन है तो वो भी, और जो अनकॉमन है वो भी, यानी एलसीएम निकालते हैं तो अनकॉमन फैक्टर भी लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं, मतलब समूह में मौजूद सभी संख्याओं को सभी फैक्टर को ले लिया जाता है। इसका वैल्यू अगर 240 है तो k का मान 20 होगा। बड़ी संख्या क्या होगी, तो कहेंगे 4k का मान 20 गुना 4 यानी 80 होगा। 1 मिनट आप रुक करके एक बात और समझ लेंगे। अगर यहां कहता कि उनके HCF क्या होंगे, तो इसके HCF क्या होंगे, k होंगे, तो जो k का मान है वही अपना HCF होगा, यानी k का जो मान है वो क्या है 20। अगर HCF पूछता तो आंसर 20 होता, अपने को पूछा गया बड़ी संख्या इसलिए आंसर 80 होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि अगला सवाल क्या रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आसान क्वेश्चंस रखे गए थे। लीनियर इक्वेशन का था एप्लीकेशन, जो कि लोग अगर थोड़ा सा भी अगर लीनियर इक्वेशन बनाए होंगे तो आसानी इस सवाल को बना सकते हैं। सवाल था कि दो टेबल
2 टेबल और 3 कुर्सी का लागत 2000 रुपये है, जबकि 3 टेबल और 2 कुर्सी का लागत 2500 रुपये है, तो 4 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो 2t + 3c, t फॉर टेबल, c फॉर चेयर, तो 2t + 3c का मान 2000 और 3t + 2c का मान 2500। आपको निकालना है कितना, 4c का मान, कि 4c का मान क्या होगा ये निकालना है, 4 कुर्सी का मूल्य। तो टेबल को कैंसिल करने के लिए जो टेबल का जो गुणज है यहाँ पे 3, इसको ऊपर ले लीजिए, और यहाँ पर जो गुणज है 2, इसको नीचे ले लीजिए, तो ये फेस बराबर 3 दूनी 6, 3 बराबर हो जाएगा। और जब आप माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा, तो 9c और माइनस हो जाएगा 4c, यानी कि 5c बराबर हो जाएगा 6000, और इसको 2 से करें 5000, यानी कि 1000 का c का मान 200 होगा। 4c जानना था तो 4 गुना 200 यानी कि 800 रुपया होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 147 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब आप देखिए कि पूर्ण वर्ग हो, इसके लिए जरूरी है कि उसमें सभी फैक्टर पेयर में हो, माने जोड़ा सबका लग जाए। जैसे 9 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2 ठो 3 है, उसमें 3 गुना 3 9 होता है। 36 पूर्ण वर्ग है क्योंकि उसमें 2 ठो 2 है, 2 ठो 3 है। समझ रहे हैं। तो 147 को आप फैक्टराइज कर देंगे तो इसमें भागा देखिए 4 7 4 11 12 3 से लग जाएगा, 3 4 12 3 9 27, 7 से देंगे 7, यानी कि 147 में 3 गुना 7 गुना 7 है। तो ये तो दिख रहा होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 2 ठो 7 है। अगर एक 3 और आ जाए तो 3 का भी पेयर लग जाएगा और 7 का भी पेयर लग जाएगा, इसका पेयर भी लग जाएगा और इसका पेयर भी लग जाएगा। तो कम से कम इसमें कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कहा कि किस छोटी संख्या से गुना किया जाए, तो कहेंगे अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 147 को तो 14 या 42 और 441 प्राप्त होगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप जानते होंगे कि 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो किससे गुना किया जाए, 3 से गुना किया जाए, ना कि 441। बहुत लोग 441 आंसर पे जा सकते हैं, 441 नहीं, कहता है किस छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वह नंबर स्मॉलेस्ट 3 होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एकदम बेसिक सवाल, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रखे गए थे। देखिए सवाल ये था कि कौन सा कथन सत्य है, ऐसा था। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स को चुनना था। पहला था कि 7 विषम संख्याओं का योग हमेशा योग सम होता है, ऐसा था। दूसरा सवाल था कि सभी अभाज्य संख्या विषम होता है, मतलब कि जितने प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड नंबर होते हैं।
तीसरा स्टेटमेंट था कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। और चौथा स्टेटमेंट था क्या था चौथा स्टेटमेंट? हाँ, पहला था कि 7 विषम संख्याओं का चौथा स्टेटमेंट था 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होगा। अब आप देखिए, तो पहला तो 7 विषम संख्या का योग सम होता है, तो ये सही है कि गलत, इसके लिए आप क्या करते हैं, चेक करना शुरू करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी चेक करते हैं, लेकिन हमें तो आंसर पता है ना। मान लीजिए क्वेश्चन तो हम पहले से देखे हुए हैं, आप भी चाहें तो आप चेक करने के बजाय सभी को पढ़िए एक बार। 7 विषम संख्या का योग सम होता है, इसको चेक करने से बेहतर होगा कि आप इसको देखिए, सभी अभाज्य संख्या विषम होता है। ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2 अभाज्य संख्या का योग सम होता है। देखिए 5 और 7 12, 7 और 11 18, तो लगता होगा आपको सही है। लेकिन एक नंबर अभाज्य है 2, उसको किसी अभाज्य के साथ जोड़ के देखिए, 2 3 5 विषम हो गया, 2 और 7 9 विषम हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम होगा। सोचिए, 2 ठो सम को गुना करेंगे तो सम मिलेगा ही, निश्चित तौर से सम है तो उसमें 2 होगा, और जिसको 2 से गुना करेंगे तो सभी नंबर सम होगा, यानी ये स्टेटमेंट सही है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई पहला स्टेटमेंट को चेक करने में टाइम अपना बर्बाद कर देगा तो आसानी से समय उसका यहाँ पे जा सकता है, जबकि क्वेश्चंस का आंसर आसान है, इसमें नन ऑफ दिस तो है नहीं। कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यह सही है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये भी गलत होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको चेक ही करना है तो आप ऐसे चेक करो कि 7 विषम संख्या तो ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे सर 1 से क्यों लिए, चलिए कोई बात नहीं, 1 से नहीं लेते हैं, 13 के बाद ले लेते हैं 15, अब तो सही है। अब अगर इसको चेक करना है तो आप इसको जोड़ने में समय बर्बाद करने से, जोड़ने में बहुत समय आपको लगेगा, अगर आपको थोड़ा सा जोड़ अगर अच्छा नहीं है तो टाइम लग जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप देखिए इसका मीन निकालिए, एवरेज इसका क्या होगा। तो इसका एवरेज 9 होगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि यह समानांतर श्रेणी है, तो बीच वाला टर्म इसका एवरेज होगा। नंबर ऑफ टर्म से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 7 टर्म में 7 से गुना कर देंगे तो सम ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, योग कितना हो जाएगा 63, यानी कि इस सभी को जोड़ेंगे तो 63 होगा। ये कहता है 7 विषम संख्या का योग सम होता है, जबकि ये क्या आ गया, विषम। तो मेरा कहना है ये भी स्टेटमेंट गलत है। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आपके आईक्यू से एग्जाम ब्रेक होता है, इसलिए इंटेलिजेंसी को इस तरह से फ्रेम करना होगा जो औरों से अलग हो। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर कि अगला सवाल क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसके ऊपर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट से काफी सरल सवाल आपसे रखे गए थे। एक मिनट दोस्त, काफी आसान क्वेश्चंस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रखे गए थे। सवाल ये था कि वह राशि क्या होगी जो 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद 5408 रुपये हो जाएगी। देखिए एकदम साधारण क्वेश्चंस कि प्रिंसिपल क्या होगा, रेट 4% पर एनम है, टाइम 2 वर्ष का है,
और अमाउंट कह रहा है क्योंकि 2 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाएगी, मतलब कि मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर 5408 रुपये हो जाएगा। अब आप देखिए एक चीज़ कि ब्याज की गणना ब्याज हमेशा मूलधन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी 100% होता है, वैसे इंटरेस्ट में मूलधन आपका 100% होगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि 4% से 2 साल का सीआई क्या होगा, तो 4 गुना 2 8 और 4 का स्क्वायर 16, इधर से 2 अंक के बाद दशमलव। मेरा कहना है, यहाँ दिख रहा है या नहीं, देख लीजिए तो, हाँ बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो सीआई में जाकर के लेक्चर दीजिए, देखिए आप, शायद आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमने समझाने का प्रयास किया है कि ये कैसे निकालते हैं। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका ये है जिसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, जो ज़्यादा झोल झाल भी इस तरीका में नहीं है। तो अब आप देखिए कि अमाउंट 5408 है, तो मूलधन 100% और ब्याज 8.16%, यानी कि 108.16% का मान 5408 है। तो हम लोग से पूछा क्या, मूलधन क्या होगा, तो हम लोग निकालेंगे 100% का मान, कहेंगे 108.16 यूनिट का मान अगर ऐसा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5408 अपॉन 108.16। 100 यूनिट का मान तो गुना 100 कर देंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको हटा देंगे तो ऊपर में 2 जीरो और आ जाएगा। इसको 2 बार में काट लीजिए और इसको 50 बार में काट लीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। 1 मिनट हम एक बात और समझा दें, अगर आपको कहता कि ब्याज की राशि क्या होगी, तो यहाँ 100% नहीं निकाल करके क्या निकालते, कहते इसका मान अगर ऐसा तो 8.16% का मान क्या होगा, तो इसको हम 100% ना निकाल के 8.16% निकालते। आई थिंक कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के लेक्चर को देखने के लिए, बातों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। काफ़ी अच्छा लगता है कि चलिए हम लोग जो पढ़ा रहे हैं कुछ भी, तो कुछ लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं, किन्हीं को कोई फ़ायदा भी हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि अंधेरा में तीर चला रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो।